Very good morning to all our sweet CA Foundation students. तो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं मॉक टेस्ट पेपर बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का। बिजनेस इकोनॉमिक्स हमने पहले डिस्कस किया था। आज हम लोग बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज डिस्कस कर रहे हैं। 40 मार्क्स। तो देखते हैं ये जो ICAI ने पेपर पूछा है मार्च 2021 सीरीज, तो देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। तो पेपर नंबर 4 का पार्ट 2 बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न इज रिलेटेड टू BCK? इन चारों में से BCK सबसे ज्यादा किससे रिलेट करता है? सस्टेनेबिलिटी, सोशियोलॉजी, ट्रेडिशनल, सोशल। तो BCK किससे रिलेट करता है? सस्टेनेबिलिटी से। बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? खुद को सस्टेन करना चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर। तो सबसे ज्यादा रिलेटेड कंसर्न जो BCK के साथ है दैट इज सस्टेनेबिलिटी। Then second question, which of the following is least appropriate for business environment? Business environment is dynamic, definitely business environment बहुत dynamic है, continuously इसके अंदर changes हो रहे हैं. It is multifaceted, yes, it has many aspects. It is rigid. Business environment rigid नहीं है, rather business environment is flexible. बहुत ज्यादा इसके अंदर changes होते हैं, ऐसा नहीं है. It is complex, yes, business environment is complex. So least appropriate, it is rigid. Rather business environment is complex and it keeps on changing. और हमारा objective क्या है? To continuously monitor and to adapt ourselves to the environment. Then next question, where is India's largest SEZ? तो ये तो हम सबको टिप्स पर याद है. Largest SEZ is in Mundra. Then Indigo, SpiceJet and Vistara operating in Indian aviation are a result of. तो ये जो चीजें हमारे पास हैं, ये जो हम जो चीजों को यूज कर रहे हैं, ये सब किसका रिजल्ट है? इट इज अ रिजल्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन. Which of the following is government's initiative for furthering and facilitating business in India? इंडिया में बिजनेस को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट का इनिशिएटिव. गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. तो बिजनेस के लिए इनिशिएटिव इज मेक इन इंडिया. People occupy different job positions and deliver their respective responsibilities to meet the organization's administrative role. Which facet of business is concerned with the above statement? Administration की बात करें, ऑफिस से रिलेटेड है. HR से की बात करें, people से रिलेटेड है. टेक्निकल
Technology. So correct answer is HR facet of business is related to the people occupying different job positions. Which of the following is not a characteristic of business and commercial knowledge? It is independent, not at all. It is dependent on so many factors. So, which of the following is not a characteristic? It is independent. It is ever expanding. Yes, always. It is vast, बहुत ज़्यादा vast है. It is multidisciplinary. तो फिर से रिवाइज कर लें, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था हम बीसीके के अंदर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से शब्द हम लेकर आए हैं, चीजें लेकर आए हैं जो हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, इसलिए कहा जा रहा है इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी. Then question number 8. Business environment is important to understand for the following reasons, except it gives direction for growth. बिल्कुल, अगर आपको ग्रो करना है तो बिजनेस एनवायरनमेंट आपको पता होना चाहिए. डिटरमाइंस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पता रहना चाहिए. कंटिन्यूअस लर्निंग, डेफिनेटली. ओवरलुकिंग कंपटीशन. बिजनेस एनवायरनमेंट के मोर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, कंटिन्यूअस लर्निंग, लर्निंग किस चीज की, of changes in the environment and adapting ourselves to the changes. Then question number 9. Who is Axis Bank's Chief Financial Officer? तो ये इस समय हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर पुराना ऑप्शन दिया हुआ है और न्यू सीएफओ आपको पता ही है. पुनीत शर्मा. तो पेपर में जो आपके पास क्वेश्चन आएगा तो उसमें लेटेस्ट ऑप्शंस ही आपके पास होंगे. सो एक्सिस बैंक सीएफओ इज पुनीत शर्मा. देन क्वेश्चन नंबर 10. Foreign Exchange Management Act, FEMA, would fall under which of the following type of public policy? Public policies याद होंगी हमारी होती है रिस्ट्रिक्टिव. रिस्ट्रिक्टिव कौन सी थी? जो कंडीशंस लगाती हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं. रेगुलेटरी, जिसके अंदर सारे के सारे लॉज होते हैं, वो रेगुलेटरी हैं. फैसिलिटेटिंग, जो हमें कुछ बेनिफिट देती हैं, तो फैसिलिटेटिंग. एडवाइजरी, ऐसी कोई पॉलिसी. रिस्ट्रिक्टिव, रेगुलेटरी, फैसिलिटेटिंग. तो फेमा जो है हमारा वो एक लॉ है, सो इट विल फॉल अंडर रेगुलेटरी. तो फेमा यानी कि एक्ट, जितने भी हमारे एक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे हमारी कौन सी पॉलिसीज होती हैं? वो होती हैं रेगुलेटरी पब्लिक पॉलिसीज. Then next question, which of the following is not a funding institution? तो फंडिंग इंस्टीट्यूशन कौन सी नहीं है? तो देखिए वर्ल्ड बैंक, नबार्ड, आईएमएफ, ये सब जो है लोन ग्रांट करते हैं. आरबीआई ऐसा नहीं करता है, तो आरबीआई को हम क्या बोलेंगे? नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन. Then question number 12. A stock market where number of transactions are very low and thus the volatility in the market is huge.
तो ये तो हम सब ने पढ़ा था, जहाँ पे ट्रांजैक्शंस बहुत कम होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, थिन मार्केट। तो लेजी मार्केट, वीक मार्केट ऐसा कुछ नहीं है। जहां पर ट्रांजैक्शंस लो हैं, दैट मार्केट इज अ थिन मार्केट। Indian Companies Act provides for the registration of all of the companies. Then the business should continuously dash and dash, हमारे BCK का सबसे important part, monitor and adapt। सिर्फ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन ये हमारे सब्जेक्ट का ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपने बीसी के सब्जेक्ट पढ़ा, इतना सारी क्लासेस लगाकर हमने सब्जेक्ट पढ़ा, इसलिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेस करे या बिजनेस को मैनेज करे तो उसे बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो पूरे सब्जेक्ट में जो हमने सीखा है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सीख, सबसे इम्पोर्टेंट लेसन हमारे बिजनेस के लिए यही है, मॉनिटर एंड अडेप्ट। देख लो इन्वायरमेंट के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं और अपने आप को उससे अडेप्ट कर लो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड विप्रो लिमिटेड? तो ये तो हम सबको पता है, मोहम्मद प्रेम जी। रिफॉर्म्स इन डाउरी एक्ट एंड डाइवोर्स एक्ट, इन दोनों एक्ट्स के अंदर जो रिफॉर्म्स होते हैं वो किस चीज का एग्जाम्पल है? सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स। दोनों ही चीजें, डाउरी एंड डाइवोर्स, हमारी सोसाइटी से रिलेट करती हैं प्लस कल्चर से रिलेट करती हैं, इसलिए इन रिफॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं? सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स। All scheduled banks are required to maintain a certain minimum cash reserve ratio with the RBI. This provision enables RBI to ensure what? तो ये जो हमारी प्रोविजन है, CRR, SLR, ये सब हमारी मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। और मॉनेटरी पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव है? टू रेगुलेट क्रेडिट पोजीशन ऑफ द कंट्री। देन पर्सनल सेलिंग इज डन थ्रू, तो पर्सनल सेलिंग कैसे होती है? इट इज डन थ्रू ओरल कम्युनिकेशन। Which of the following is not true about an LLP? LLP हमारी जो है, क्या वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? डेफिनेटली होती है। Its incorporation is not mandatory, ऐसा नहीं है, incorporation is mandatory. Designated partners, yes, we have partners in LLP. Hybrid form of business organization, yes. Hybrid form LLP को इसलिए बोलते हैं because LLP में पार्टनरशिप फर्म और कंपनी दोनों के ही फीचर्स हैं, इसलिए इसको कहा जाता है हाइब्रिड फॉर्म। जैसे लिमिटेड लायबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, तो वो कंपनी का फीचर है और वो इसके अंदर आ गया है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not part of internal environment? लेबर यूनियंस इंटरनल है,
कॉर्पोरेट कल्चर इंटरनल है, कस्टमर्स कस्टमर्स एक्सटर्नल है। हाँ, एक्सटर्नल को हम माइक्रो और मैक्रो दो में डिवाइड करते हैं, तो ये एक्सटर्नल का माइक्रो है। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इंटरनल है, सो करेक्ट आंसर इज कस्टमर्स। Then question number 21. Ministry of Petroleum and Natural Gas owns which of the following? तो ये तो हमें याद है, it owns GAIL. Then foreign brands were welcomed in India and were also allowed to use their foreign brand name. Which of the following does use of foreign brand name relate to? तो फॉरेन चीजें, फॉरेन ब्रांड्स इंडिया के अंदर आ रहे हैं, तो ये किस चीज से रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जो ICAI ने दिया है मॉक टेस्ट के साथ, तो उसका आंसर जो है ICAI ने C दिया है, लेकिन ये आंसर हम करेक्ट करेंगे। फॉरेन ब्रांड्स जो इंडिया के अंदर आ रहे हैं, दिस इज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था? रिलैक्सेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हर टाइप की, फॉरेन ट्रांजैक्शंस के लिए भी और पब्लिक सेक्टर में सब कुछ रहे उसके लिए भी, लेकिन डेलिबरेटली एंड स्पेसिफिकली फॉरेन ये जो चीजें हैं, इट रिलेट्स टू ग्लोबलाइजेशन। Under which section of IRDAI Act can IRDAI function and impart its duties? तो हमने तो बहुत ही कम सेक्शन लर्न करे हैं BCK में, तो ये तो हमें याद ही है, सेक्शन नंबर 14। Then question number 24. A company is said to undergo dash when its assets are sold off piecemeal rather than one single operating entity. तो किसी भी कंपनी के जब आप एसेट्स बेच रहे हो, दैट मीन्स द कंपनी हैज गॉन इनटू लिक्विडेशन। एक्विजिशन नहीं हो सकता, मर्जर नहीं हो सकता, सेल ऑफ से बेटर टर्म, परफेक्ट टर्म जो हम यूज करते हैं, दैट इज लिक्विडेशन। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, तो ये तो हमें पता ही है, मेंबर्स आर 200। Performance of business in the private sector is measured by, प्राइवेट सेक्टर परफॉर्मेंस मेजर करता है प्रॉफिटेबिलिटी से, सो द परफॉर्मेंस इज मेजर्ड बाय प्रॉफिटेबिलिटी। इसका भी जो आंसर है वो ICAI ने B दिया है, तो आंसर हम करेक्ट कर लेंगे, आंसर इज A, प्रॉफिटेबिलिटी। Who was the founder of Walmart? तो ये तो हमें लर्न है, सैम वॉल्टन। देन FIPB की फुल फॉर्म आपसे पूछी है, सो FIPB स्टैंड्स फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड।
Which one of the following is an Indian regulatory body that facilitates business organizations? है ना? तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को फैसिलिटेट करती हैं हमारी बॉडीज, उसमें से रेगुलेटरी कौन सी है? तो रेगुलेटरी तो हमारी बॉडी कौन सी आ जाएगी? IRDA। बॉडीज फैसिलिटेटिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें नबार्ड भी है, लेकिन नबार्ड को हम क्या बोलते हैं? फंडिंग। IRDAI को हम क्या बोलते हैं? रेगुलेटरी। देन क्वेश्चन नंबर 30, वेरी इजी, सीधा सीधा टर्म आपसे पूछिए। डैश इज द मेजर ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, द टर्म इज यील्ड। Members of a Hindu undivided family are called co-partners. Which of the following statement is true? Consumer and customer are always the same person. Customer may or may not be the consumer. Environmental studies optional for a business? नहीं, बहुत जरूरी है। Micro is part of internal? नहीं, micro is part of external। अब ये दो स्टेटमेंट बची हमारे पास। कंज्यूमर एंड कस्टमर क्या हमेशा सेम होते हैं? जरूरी नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट बी हमारी करेक्ट है। कस्टमर में और मे नॉट बी द कंज्यूमर। दोनों में क्या डिफरेंस था? उम्मीद है आपको याद ही होगा। कस्टमर जिसको हमने सामान बेचा, कंज्यूमर जिसने अल्टीमेटली वो सामान यूज किया। तो सपोज फादर ने सामान खरीदा है और उसे यूज जो है वो सन करेगा, तो फादर को हम बोलेंगे कस्टमर और सन को हम बोलेंगे कंज्यूमर। To empower every person and every organization on the planet to achieve more is the mission statement of। तो ये जो लाइन है ये किस ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है? क्या ये भारती एयरटेल का मिशन है? नहीं, एयरटेल का मिशन है हंगर टू विन कस्टमर्स फॉर लाइफ। देन Amazon, क्या ये Amazon का मिशन है? नहीं, Amazon का मिशन है टू कंटिन्यूअसली raise the bar of customer experience। तो Amazon का मिशन है कस्टमर एक्सपीरियंस कंटिन्यूअसली बढ़ाते चले जाना इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, टेक्नोलॉजी, डिलीवरी, गुड्स, हर चीज के रिस्पेक्ट में। माइक्रोसॉफ्ट, क्या ये माइक्रोसॉफ्ट का मिशन है? यस, to empower every person and every organization on the planet to achieve more। HDFC, HDFC का मिशन है to be a world class Indian bank। Then goods and service tax is a form of,
जीएसटी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो ये क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिसी रिफॉर्म. Then which of the following does SEBI not cater to? तो सेबी तो हमें पता है 3 ही एस्पेक्ट्स पर जो है फोकस करता है. तो 3 एस्पेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटी, जिसने सिक्योरिटी इशू करी, इन्वेस्टर, जिसने सिक्योरिटी खरीदी, एंड इंटरमीडियरी, जो ये सेल परचेज करा रहा है. तो सिक्योरिटी इशूइंग कंपनी, intermediary investors. SEBI does not cater to government organizations. Token money paid in the early stages of negotiation, तो जिसको हम हिंदी में बयाना बोलते हैं, so that is the earnest money deposit. Current reverse repo rate is 2.5%. Difference between repo and reverse repo shall be 250 basis points. RBI increases reverse repo by 150. What is the new repo rate? तो ये RAT नहीं है, this is the new repo rate. तो basis points का difference हमें दिया हुआ है और हमें पता है 100 basis point is 1%. ठीक है, अब ये कह रहे हैं आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट बढ़ाया है 150 बेसिस पॉइंट से. तो 150 बेसिस पॉइंट्स इज 1.5%. आपका जो करंट रिवर्स रेपो रेट है दैट इज 2.5%. इसको हमने बढ़ाया है, इंक्रीजेस, यानी कि न्यू रिवर्स रेपो रेट इज 2.5% और हमने इसको बढ़ा दिया 1.5 से. ठीक है, यानी कि न्यू रिवर्स रेपो रेट ये हमारा हो जाता है 4%. उसके बाद कह रहे हैं डिफरेंस किस चीज का? रेपो रेट का और रिवर्स रेपो रेट का. ये डिफरेंस है 250 बेसिस पॉइंट्स, यानी कि 2.5%. रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच में डिफरेंस है 2.5% का. तो अगर रिवर्स रेपो रेट 4% है तो फिर रेपो रेट कितना होगा? तो देखो, 2 टाइप से अब आंसर निकाल सकते हो आप. या तो आप करोगे 4 + 2.5, तो आपने निकाला 6.5. ठीक है, या आप करोगे 4 - 2.5. तो कैसे पता चलेगा कि 4 + 2.5 करना है या -2.5 करना है? तो पहले तो आपने कहा कि मैम देखो ऑप्शन से समझ में आ रहा है हमें, माइनस के बाद तो ऑप्शन ही नहीं है ना? तो क्या करेंगे? प्लस. और प्लस हमेशा हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, रेपो रेट इज ऑलवेज हायर देन रिवर्स रेपो रेट. तो हमेशा रेपो रेट जो है वो ज्यादा होता है. तो अगर आपका रिवर्स रेपो 4% है, दोनों में डिफरेंस 2.5% है, तो डेफिनेटली रेपो रेट हैज टू बी
6.5%. ठीक है, क्लियर है, आसान है। फिर चलते हैं आगे। People in the stock market who anticipate lower returns. तो इन अदर वर्ड्स, जो हमेशा ये सोचते हैं कि प्राइस जो है वो हमारा फॉल करेगा, क्या हम उन्हें शार्क्स कहते हैं, बियर कहते हैं, बुल कहते हैं, या एलिफेंट कहते हैं? तो क्या कहते हैं हम उन्हें? बियर कहते हैं। और जो हमेशा प्राइस हायर की तरफ एंटिसिपेशन रखते हैं उन्हें हम बुल कहते हैं। एलिफेंट और शार्क हम किसे कहते हैं? किसी को भी नहीं कहते बिजनेस और स्टॉक की लैंग्वेज में। Then intermediaries exert a considerable influence on the business organization. This statement is true for environment से relate कर रहा है, तो intermediaries हमारे कौन से environment का part है? Micro environment. ठीक है, and then last question, a position when a person's assets are not enough to pay off the liabilities due. तो इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंसी। तो बहुत ही इजी थे ये क्वेश्चन, अगर हमारी प्रिपरेशन हमने बहुत अच्छे से की है। तो प्रिपरेशन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।